फ्रेंड्स, वेलकम टू सोशल साइंस विद रिंकी। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज जो हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं वो है हमारी 8th क्लास की हिस्ट्री। और हिस्ट्री का चैप्टर नंबर कौन सा देख रहे हैं? आज हम 8 देख रहे हैं। अब तक हम 7 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। जो कोई भी ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहा है वो पहले से पहले वाले वीडियो देख ले, ताकि बाकी के चैप्टर देख ले, उसके बाद ये वाला चैप्टर देखे, जिससे अच्छे से समझ में आ जाए। ये हमारा लास्ट चैप्टर होगा। इसके बाद हम 6th क्लास की एनसीईआरटी शुरू कर देंगे। हमारा जो चैप्टर है वो है राष्ट्रीय आंदोलन का, एक मिनट, राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन और 1870 के दशक से लेकर के 1947 तक की, जो जब तक भारत आज़ाद हुआ तब तक का हम इसमें सब कुछ पढ़ने वाले हैं। तो 1870 से लेके और 1947 तक का हम पढ़ेंगे इसमें। तो इसमें हम सारा राष्ट्रीय आंदोलन देखेंगे और उसका संगठन देखेंगे कि किस तरह से मतलब राष्ट्रीय आंदोलन स्टार्ट हुआ। तो यहाँ आप देख रहे हो कि ये जो पिक्चर दिखाई है वो सबसे पहले जो शुरुआत करिए चैप्टर की, वो एक पिक्चर दिखा के करिए। ये है हमारे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो आंसू गैस के गोले छोड़ते हुए पुलिस को दिखाया गया है। ये सारे हमारे क्या हैं? आंदोलनकारी हैं। ये सारे जो हैं दिखा रखे हैं हमारे आंदोलनकारी हैं। तो हमारे चैप्टर की जो शुरुआत की गई है वो किससे की गई है? वो आपको एक पिक्चर के साथ की गई है, और वो किसकी है? भारत छोड़ो आंदोलन की। तो अब हम इस चैप्टर में ये सारा कुछ देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन क्या था। ये सारा कुछ हम लाइन टू लाइन देखेंगे कि आंदोलन की रूपरेखा कैसे बनी, किस तरीके से ये तैयार हुई थी। सारा कुछ हम इसमें देखने वाले हैं। पिछले अध्याय में हमने निम्नलिखित पर अध्ययन किया कि हम इससे लास्ट वाले चैप्टरों में क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। तो हमने भारतीय भूक्षेत्र पर अंग्रेजों का कब्जा और रियासती अधिग्रहण भी देख लिया कि किस तरह से हमारी रियासतों पर उन्होंने अधिग्रहण किया था, वो भी हम देख चुके थे, और कब्जा भी देख चुके थे। अगला हम नए कानून और प्रशासनिक संस्थाओं की शुरुआत भी देख चुके थे। किसान और आदिवासियों की ज़िंदगी में जो बदलाव आए थे वो भी हम देख चुके थे कि क्या क्या चेंजेस आए थे, उनकी लाइफ में क्या बदलाव आए थे। 19वीं सदी में आए शैक्षणिक बदलाव भी हम देख चुके थे। महिलाओं की स्थिति से संबंधित कुछ वाद विवाद लास्ट जो चैप्टर था उसमें ही हमने ये टॉपिक डिस्कस किए थे। जाति व्यवस्था की चुनौती, ये भी हमने लास्ट टाइम जो चैप्टर पढ़ा था, लास्ट टॉपिक उसमें डिस्कस किया था। सामाजिक और धार्मिक सुधार, ये सब कुछ भी हम देख चुके थे। तो ये एक मिनट, 1857 का विद्रोह और उसके बाद की स्थिति भी हमने देखी थी। हस्तकलाओं का पतन और उद्योगों का विकास, ये सब कुछ हम लास्ट टाइम या लास्ट टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं या पढ़ चुके हैं। तो ये जो हमारे पिछले चैप्टर हैं उन सब में इन मुद्दों के बारे में आप जो कुछ पढ़ा उसके आधार पर आपको क्या ऐसा लगता है कि भारत के लोग ब्रिटिश शासन से असंतुष्ट थे? यदि हाँ, तो विभिन्न समूह और वर्ग क्यों असंतुष्ट थे? तो इन सारे टॉपिक को पढ़ के हमें क्या लगता है कि जो भारतीय थे वो ब्रिटिश जो शासन था उससे असंतुष्ट थे? बिल्कुल थे। राष्ट्रवाद का उदय, कि राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ? उपयुक्त बदलावों ने भारत लोगों को एक अहम सवाल के बारे में सोचने के लिए विवश कर दिया। यह देश क्या है? सबसे पहले मतलब ये सारी जो चीज़ें हुई उन घटनाओं ने मतलब लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि ये देश क्या है, किसके लिए है। इसका जवाब धीरे धीरे इस रूप में सामने आया कि भारत का मतलब है यहाँ की जनता। भारत यहाँ रहने वालों की किसी भी वर्ग, रंग, जाति, पंथ, भाषा या जेंडर वाले तमाम लोगों का घर है। यह देश और इसके सारे संसाधन और इसकी सारी व्यवस्था उन सभी के लिए है। इस जवाब के साथ ये एहसास भी सामने आया कि अंग्रेज भारत के संसाधनों व यहाँ के लोगों की जिंदगी पर कब्जा जमाए हुए हैं, और तब तक यह नियंत्रण खत्म नहीं होता भारत के लोगों का, भारतीयों का नहीं हो सकता, कि जो भारत देश है वो भारतीयों का नहीं हो सकता जब तक अंग्रेजों का कब्जा इस पे से, हम पे से ख़त्म नहीं होगा, हमारे संसाधनों पे से, हमारे यहाँ के लोगों पे से। यह चेतना 1850 के दशक के बने राजनीतिक संगठनों में साफ दिखाई देने लगी थी। 1870 और 1880 के दशक में बने राजनीतिक संगठनों में यह चेतना और गहरी हो चुकी थी। इनमें से ज़्यादातर संगठनों की बागडोर, मतलब ज़्यादातर जो संगठन थे उनकी बागडोर जो थी, वकील आदि अंग्रेजी जो शिक्षित पेशेवरों के हाथों में थी। पूना सार्वजनिक सभा,
इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आदि इस तरह के प्रमुख क्या थे, संगठन थे। इस तरह के संगठन बनाए गए थे जिन्होंने आंदोलन को आगे बढ़ाया था। पूना सार्वजनिक सभा नाम को गौर से देखिए। सार्वजनिक का मतलब होता है सब लोगों का या सबके लिए। सर्व मतलब सभी, जनिक मतलब लोगों का। हालांकि इसमें से बहुत सारे संगठन देश के खास हिस्सों में काम कर रहे थे, लेकिन वे अपने लक्ष्य को भारतीयों के सभी लोगों का लक्ष्य बताते थे। उनके मुताबिक उनके लक्ष्य किसी खास इलाके, समुदाय या वर्ग के लक्ष्य नहीं थे। वे इस सोच के साथ काम कर रहे थे कि लोग संप्रभु हों। संप्रभु का आधुनिक विचार और राष्ट्रवाद का बुनियादी तत्व होता है। ये संगठन इस धारणा से चलते थे कि भारतीय जनता को अपने मामले में फैसले लेने की क्या होनी चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए। अब संप्रभु का मतलब क्या है कि संप्रभु का मतलब होता है भारी हस्तक्षेप के बिना जो स्वतंत्र रूप से जो हम कदम उठाने की क्षमता रखते हैं या हमारा शासन चलाते हैं हम बिना किसी के हस्तक्षेप के, तो उसको हम क्या कह देते हैं, संप्रभु। 1870 और 1880 के दशक में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और ज़्यादा गहरा हो गया कि भाई और ज़्यादा लोगों में मतलब असंतोष हो गया। रीज़न क्या थे, तो आइए देखते हैं। 1800, इसको अंडरलाइन कर लेना, इम्पॉर्टेंट है। 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया, जिसके जरिए भारतीय अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। कि एक एक्ट आया, ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट बनाया कि 1878 में कि आर्म्स एक्ट, उसके तहत कोई भी भारतीय अपने पास हथियार नहीं रख सकता था, उनसे छीन लिया जाता था। उसी साल वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी पारित किया गया। प्रेस एक्ट भी पारित कर दिया वर्नाकुलर, जिसे सरकार की आलोचना करने वाले, अब ये क्या था, इसमें यह था कि जो सरकार की आलोचना करने वाले कोई भी मतलब आपत्तिजनक कोई भी चीज़ छपती थी तो उसको उसकी प्रिंटिंग प्रेस को क्या है, उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाती थी उसके तहत, जिससे सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जा सके। इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज़ छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति को जब्त कर सकती है। 1883 में सरकार ने इल्बर्ट विल लागू करने का प्रयास किया। एक और एक्ट आया था 1883 में, इल्बर्ट विल। इसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ और इस विधेयक में प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश में भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों का मुकदमा चला सकते हैं। एक्चुअल में मैं बताती हूँ क्या था। एक बिल लाए गए थे, उस बिल 1883 में, इल्बर्ट विल। उसके तहत क्या था कि कोई भी भारतीय न्यायाधीश ब्रिटिशर्स व्यक्तियों के मुकदमे सुन सकता था, लेकिन ब्रिटिशर्स को ये चीज़ मंजूर नहीं थी, तो उन्होंने इसका विरोध किया, तो ये वापस ले लिया गया था। बड़े चालाक थे ये ब्रिटिशर्स। 1883 में सरकार ने इल्बर्ट विल लागू करने का प्रयास किया। इसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ। इस विधेयक में प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों का मुकदमा चला सकते हैं, ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज़ों और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके। जब अंग्रेज़ों के विरोध की वजह से सरकार ने इस विधेयक को वापस ले लिया तो भारतीयों ने इस बात पर काफ़ी विरोध किया। इस घटना से भारत में अंग्रेज़ों के असली रवैये का पता चल गया कि भाई वो विधेयक तो वापस ले लिया ब्रिटिशर्स के कहने पर। पढ़े लिखे भारतीयों को एक अखिल भारतीय संगठन की ज़रूरत 1880 से ही महसूस की जा रही थी, परंतु इल्बर्ट विल विधेयक ने इस चाह को और गहरा कर दिया। 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने मुंबई में, अब इसको अंडरलाइन कर लेना, आपसे पूछ लिया जाता है कि कितने प्रतिनिधि थे शुरुआत में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। मुंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया गया था। संगठन के जो प्रारंभिक नेता थे वो थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, WC बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, S सुब्रमण्यम अय्यर एवं अन्य प्राय मुंबई और कलकत्ता के ही थे। नौरोजी व्यवसायी और प्रचारक थे। वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे।
उन्होंने युवा राष्ट्रवादियों का मार्गदर्शन किया। सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर ए.ओ. हुम ने विभिन्न क्षेत्रों के भारतीयों को निकट लाने में अहम भूमिका अदा की और यही थे ए.ओ. हुम जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। प्रचारक कौन होता है? ऐसा व्यक्ति जो सूचनाओं के प्रसार, रिपोर्ट्स, बैठक में भाषण आदि के जरिए किसी खास विचार का प्रसार करता है, उसको क्या कहते हैं? हम प्रचारक कहते हैं। यहाँ ये पिक्चर दिखाई गई है, ये कौन है? दादा भाई नौरोजी हैं। इसमें क्या है? नौरोजी की एक पुस्तक आई थी, बड़ी फेमस बुक थी ये, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, में ब्रिटिश शासन के जो आर्थिक परिणामों का जो बहुत तीखी आलोचना की गई थी कि ये जो ब्रिटिश शासन से हमें क्या नुकसान हो रहा है, ये सब कुछ इन्होंने इस बुक में लिखा था। कांग्रेस किसके पक्ष में बोलने का प्रयास कर रही थी? जनवरी 1886 में द इंडियन मिरर नामक अखबार ने लिखा, मुंबई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस हमारे देश की भावी संसद का केंद्रक है और ये हमारे देशवासियों के लिए अल्पकालिक रूप से लाभकारी परिणाम को जन्म देगी। बदरुद्दीन तैयब जी ने 1887 में अध्यक्ष की हैसियत से कांग्रेस को संबोधित करते हुए कहा, यह कांग्रेस भारत के किसी एक वर्ग या समुदाय के प्रतिनिधियों से मिलकर नहीं बनी है, बल्कि यह भारत के सभी समुदायों की क्या है? संस्था है। उभरता हुआ राष्ट्र। अक्सर कहा जाता है कि अपने पहले 20 सालों में कांग्रेस ने अपने उद्देश्य और तरीके के लिहाज से मध्यम वर्गीय पार्टी थी। इस दौरान कांग्रेस ने सरकार और शासन में भारतीयों को और ज़्यादा जगह दिए जाने के लिए आवाज़ उठाई। कांग्रेस का आग्रह था कि विधान परिषदों में भारतीयों को ज़्यादा जगह दी जाए, परिषदों को ज़्यादा अधिकार दिए जाएं और जिन प्रांतों में परिषदें नहीं हैं वहां उनका गठन किया जाए। कांग्रेस चाहती थी कि सरकार में भारतीयों को भी ऊंचे पद दिए जाएं। इस काम के लिए उसने मांग की कि सिविल सेवा के लिए लंदन के साथ साथ भारत में भी क्या है? परीक्षाएं आयोजित की जाएं। शासन व्यवस्था के भारतीयकरण की मांग नस्लवाद के खिलाफ चल रहे आंदोलन का एक हिस्सा ही थी, क्योंकि तब तक ज़्यादातर महत्वपूर्ण नौकरियों पर गोरे अफसरों का ही कब्जा था, कि मतलब जितने भी इम्पोर्टेंट पद होते थे उन पे गोरे लोगों का या ब्रिटिश लोगों का ही कब्जा था, मतलब भारतीयों को नहीं रखा जाता था। अंग्रेज आम तौर पर यह मानकर चलते थे कि भारतीयों को जिम्मेदारी भरे पद नहीं दिए जा सकते, क्योंकि अंग्रेज अफसर अपने भारी भरकम वेतन का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटेन भेज देते थे। इसलिए लोगों को उम्मीद थी कि भारतीयकरण से यहाँ की धन संपत्ति का भी कुछ हद तक भारत में रुकने लगेगी। भारतीयों की मांग थी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए, आर्म्स एक्ट को निरस्त किया जाए और अभिव्यक्ति व बोलने की स्वतंत्रता दी जाए। निरस्त करना मतलब क्या होता है? निरस्त करना किसी कानून को समाप्त करना या किसी कानून की वैधता अधिकृत रूप से समाप्त कर देना। शुरुआती सालों में कांग्रेस ने कई आर्थिक मुद्दे उठाए। उसका कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से ही गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं। बढ़ते लगान के कारण काश्तकार जमींदार विपन्न हो गए हैं और अनाजों के भारी निर्यात की वजह से खाद्य पदार्थों का अभाव पैदा हो गया था। कांग्रेस की मांग थी कि लगान कम किया जाए, फौजी खर्चों में कटौती की जाए और सिंचाई के लिए ज़्यादा अनुदान दिए जाएं। उसने नमक कर, विदेशों में भारतीय मजदूरों के साथ होने वाले बर्ताव तथा भारतीयों के कामों में दखल अंदाजी करने वाले वन प्रशासन की वजह से वनवासियों की बढ़ती मुसीबतों के बारे में बहुत सारे प्रस्ताव पारित किए।
इससे पता चलता है कि पढ़े लिखे संपन्न वर्ग की संस्था होते हुए भी कांग्रेस केवल पेशेवर समूह, जमींदारों और उद्योगपतियों के हक में नहीं बोल रही थी। सोचने की चाह में डिनसॉ वॉच नाम का एक मध्यम वर्गीय जो नेता थे, उन्होंने 1887 में नौरोजी से संबोधित करते हुए लिखा था, नौरोजी को संबोधित करते हुए लिखा था कुछ, क्या लिखा था देख लेते हैं एक बार। आजकल फिरोज शाह अपने निजी कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। वे लोग पहले ही काफ़ी अमीर हैं। तेलांग साहब भी व्यस्त हैं। मुझे समझ में नहीं आता, अगर सभी लोग सोने की चाह में इतने व्यस्त रहेंगे तो देश की प्रगति कैसे हो सकती है। मध्यम वर्गीय नेता जो ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण चरित्र से अवगत कराना चाहते थे, उन्होंने अखबार के निकाले लेख लिखे, यह साबित करने का प्रसार किया कि ब्रिटिश शासन देश को आर्थिक तबाही की ओर ले जा रहा है। उन्होंने अपने भाषणों में ब्रिटिश शासन की निंदा की और जनमत निर्णय के लिए देश के विभिन्न भागों में अपने प्रतिनिधि भेजे। लेकिन मध्यम वर्गीयों को ये भी लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्र व न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं, इसलिए वे भारतीयों की न्याय संगत मांगों को स्वीकार कर लेंगे। लिहाजा कांग्रेस का मानना था कि सरकार को भारतीयों की भावना से क्या कराया जाना चाहिए, अवगत कराया जाना चाहिए। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। 1890 के दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे थे। बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नेता ज़्यादा आमूल परिवर्तनवादी उद्देश्य और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे थे। उन्होंने निवेदन की राजनीति के लिए नरमपंथियों की आलोचना की, और अब देखो ये आपके गर्मपंथी हो गए, लाल बाल पाल बोला जाता है इन तीनों को, तो आपके बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। आत्मनिर्भर तथा रचनात्मक कार्यों के बारे में महत्व पर जोर दिया। उनका कहना था कि लोगों को सरकार के नेक इरादों पर नहीं बल्कि ताकत पर भरोसा करना चाहिए। लोगों को स्वराज के लिए लड़ना चाहिए। तिलक ने नारा दिया कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। हाँ जी, तो जो तिलक थे, तिलक ने नारा दिया था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये यहाँ पर जो पिक्चर दिखाई दे रही है ये तिलक जी की है। यहाँ आप इस पे टेबल पे देखो न्यूज़पेपर भी देख रहे हैं इनका, ये इन्हीं के द्वारा निकाला गया था, न्यूज़पेपर छापा गया था। 2 न्यूज़पेपर निकाले थे इन्होंने, एक तो था मराठी और एक था केसरी। ठीक है। 1905 में वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ, और जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो वायसराय कौन था। तो ये यहाँ से आपका बन सकता है कि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, और उस वक्त जो वायसराय थे वो कौन थे, कर्जन। उस वक्त बंगाल ब्रिटिश शासन का सबसे बड़ा प्रांत था। बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग भी उस समय बंगाल का हिस्सा थे। अंग्रेजों का कहना था कि प्रशासकीय सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बंगाल का बंटवारा करना ज़रूरी था, परंतु इस प्रशासकीय सुविधा का मतलब क्या था, इससे किसको सुविधा मिलने वाली थी। जाहिर है इसका ताल्लुक अंग्रेज अफसरों और व्यापारियों के फायदे से था। लेकिन सरकार ने गैर बंगाली इलाकों को अलग करने की बजाय अपने पूर्वी भागों को अलग करके असम में मिला दिया। पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेज़ों का मुख्य उद्देश्य ये रहा होगा कि बंगाली नेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाया जाए और बंगाली जनता को बांट दिया जाए। क्योंकि उस वक्त जितने भी ये जो आंदोलन वगैरह हो रहे थे वो बंगाल में ही हो रहे थे, और
ताकि ये नेता क्या है, बट जाएं। बंगाल के विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर फैल गई। मध्यम वर्गीय और अमूल परिवर्तनवादी कांग्रेस के सभी धड़ों ने इसका विरोध किया। विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया, जुलूस निकाले गए, जन प्रतिरोधियों के नए नए रास्ते ढूंढे गए। इससे जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट लाइन है आपकी कि स्वदेशी आंदोलन कहाँ चलाया गया था, तो ये बंगाल में चला था। यह आंदोलन बंगाल का सबसे ताकतवर था। ये जो आंदोलन है, कौन सा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन की बात हो रही है यहाँ पे। परंतु अन्य इलाकों में भी, अब यहाँ ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, ये स्वदेशी आंदोलन के दौरान हजारों लोग जुलूस में शामिल हो रहे हैं। ये देख रहे हो आप, ये इतनी बड़ी जो पब्लिक जो दिखाई दे रही है, ये आपके स्वदेशी आंदोलन की एक पिक्चर दिखा रखी है, उसकी ही है। परंतु अन्य इलाकों में भी इसकी भारी अनुगूंज सुनाई दी। उदाहरण के लिए आंध्र के डेल्टा इलाकों में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है आपको कि जो स्वदेशी आंदोलन है उसको कहाँ पर वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो जो आंध्र के डेल्टा इलाके हैं वहाँ पर स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया और स्वयं सहायता, स्वदेशी उद्यमों, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया। स्वराज के लिए अमूल परिवर्तनवादियों ने जनता को लामबंद करने और ब्रिटिश संस्थाओं, वस्तुओं के बहिष्कार पर जोर दिया। कुछ लोग ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसा के क्या थे, समर्थक थे, कि भाई ये जो ब्रिटिश शासन है वो क्रांतिकारी हिंसा के द्वारा ही क्या है, उखाड़ के फेंका जा सकता है। यहाँ आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, ये हैं हमारे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जो थे वो पंजाब के जाने माने राष्ट्रवादियों में से थे और वह याचिका तथा निवेदन की जो राजनीति है उसका विरोध करते थे, विरोध करने वाले थे। अमूल परिवर्तन के एक प्रमुख नेता थे और यह आर्य समाज के लिए भी क्या है, सक्रिय सदस्य थे। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशक में कई दूसरी महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटी। 1906 में मुसलमान जमींदार और नवाबों के एक समूह ने ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया। तो अब आप यहाँ पे भी आप इसको अंडरलाइन कर लेना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई और कहाँ की गई। तो ढाका में की गई थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना, कब, 1906 में। लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। लीग ने मांग की कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की व्यवस्था की जाए। 1909 में सरकार ने यह मान ली, ये जो 1909 में क्या था, सरकार ने यह मांग जो थी वो मान ली मुस्लिम लीग वाली। अब परिषद में कुछ सीटें मुसलमान उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कर दी गई, जिन्हें मुस्लिम मतदाताओं द्वारा ही चुनकर जो है भेजा जाना था। इससे राजनेताओं में अपने धार्मिक समुदाय के जो लोग थे उनको अपना राजनीतिक समर्थन करने का क्या हो गया था, लालच पैदा हो गया था। 1907 में कांग्रेस टूट गई। तो कई बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था, तो 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। मध्यम वर्गीय धड़ा जो बहिष्कार की राजनीति के विरुद्ध था, इन लोगों का मानना था, धड़ा यहाँ मतलब एक ग्रुप से है, एक समुदाय से है, लोगों का मानना था कि इसके लिए बल के प्रयोग की आवश्यकता होती है, जो कि नहीं है। संगठन टूटने के बाद कांग्रेस का मध्यम वर्गीय का दबदबा बन गया, जबकि तिलक के अनुयायी बाहर से काम करने लगे। दिसंबर 1915 में दोनों खेमों में एक बार फिर एकता स्थापित कर ली। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि कांग्रेस का फिर से मतलब एक कब हुई थी, तो 1915 में। अगले साल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर दस्तखत हुए और दोनों संगठनों ने देश में प्रतिनिधिक सरकार के गठन के लिए मिलकर काम करने का फैसला लिया। यहाँ कुछ वर्ड दे रखे हैं,
क्रांतिकारी हिंसा मतलब समाज में आमूल बदलाव लाने के लिए हिंसा का उपयोग करना क्रांतिकारी हिंसा कहलाती है। परिषद मतलब प्रशासकीय सलाहकारी या प्रतिनिधिक दायित्व को निभाने वाली मनोनीत या निर्वाचित संस्था। अगला पॉइंट है जनराष्ट्र का उदय। 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे धीरे एक आंदोलन में तब्दील हो गया। किसान, आदिवासी, विद्यार्थी और महिलाएं बड़ी संख्या में इस आंदोलन से जुड़ते गए। कई बार औद्योगिक मजदूरों ने भी आंदोलन में योगदान दिया। 20 के दशक के कुछ खास व्यावसायिक समूह भी कांग्रेस की सक्रिय समर्थन देने लगे थे। ऐसा क्यों हुआ? पहले विश्व युद्ध ने भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी थी। इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश भारत सरकार ने रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ था। इस खर्चे को निकालने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यावसायिक मुनाफे पर कर बढ़ा दिए। सैनिक व्यय में इजाफे तथा युद्ध आपूर्ति की वजह से ज़रूरी कीमतों की चीज़ों में भारी उछाल आया और आम लोगों की ज़िंदगी मुश्किल होती गई। कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो क्या हुआ कि जो खर्चा हुआ उसको निकालने के लिए इन लोगों ने क्या किया कि वो टैक्सेस बढ़ा दिया और उसका जो प्रभाव पड़ा था वो आम पब्लिक पे पड़ा था। दूसरी ओर व्यावसायिक समूह युद्ध से बेहिसाब मुनाफा कमा रहे थे। जैसे कि अध्याय 6 में देख चुके हैं कि इस युद्ध में औद्योगिक वस्तुएं जैसे जूट के बोरे, कपड़े, पटरियां की मांग बढ़ा दी और अन्य देशों से भारत आने वाले आयात में कमी ला दी थी। इस प्रकार युद्ध के दौरान भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ और भारतीय व्यावसायिक समूह विकास के लिए और अधिक अवसर की मांग करने लगे। युद्ध ने अंग्रेजों को अपनी सेना बढ़ाने के लिए विवश कर दिया। एक विदेशी योद्धा की खातिर गांव में सिपाहियों की भर्ती के लिए दबाव डाला जाने लगा। विदेशी युद्ध की खातिर बहुत सारे सिपाहियों के दूसरे देशों में युद्ध के मोर्चे पर भेज दिया गया। इनमें से बहुत सारे सिपाही युद्ध के बाद यह समझदारी लेकर लौटे कि साम्राज्यवादी शक्तियां एशिया और अफ्रीका के लोगों का किस तरह से शोषण कर रही थीं। फलस्वरूप ये लोग भी भारत में औपनिवेशिक शासन का विरोध करने लगे। जो मतलब युद्ध पे गए थे वो ये समझ लेके लौटे थे कि जो ये साम्राज्यवादी शक्तियां क्या हैं, हमें डोमिनेट कर रही हैं या हमारा शोषण कर रही हैं। तो जो भारत पे ये औपनिवेशिक शासन है इसका विरोध करने लगे थे वो। इसके अलावा 1917 में रूस में हुई क्रांति, इस घटना के चलते किसानों और मजदूरों के संघर्ष का समाचार तथा समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगे थे, जिससे भारतीय राष्ट्रवादियों की नई प्रेरणा मिल गई। महात्मा गांधी का आगमन। इन्हीं हालातों में महात्मा गांधी एक जन नेता के रूप में सामने आए। गांधी जी 46 वर्ष की उम्र में 1915 में दक्षिणी अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो इसको अंडरलाइन कर लेना कि जो गांधी जी हैं वो दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, तो 1915 में। वे यहाँ पर नस्ल भेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चला रहे थे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी अच्छी मान्यता थी और लोग उनका आदर करते थे। दक्षिणी अफ्रीका आंदोलन की वजह से उन्हें हिंदू, मुस्लिम, फारसी, ईसाई, गुजराती, तमिल और उत्तर भारतीय उच्च वर्गीय व्यापारी, वकील और मजदूर सब तरह के भारतीयों से मिलने जुलने का मौका मिल चुका था। महात्मा गांधी ने पहले साल पूरे भारत का दौरा किया। इस दौरान वे यहाँ के लोगों, उनकी ज़रूरतों और हालात को समझने में लगे रहे। उनके शुरुआती प्रसार चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के स्थानीय आंदोलन के रूप में हुए। यहाँ आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है। नटाल कांग्रेस के संस्थापक डरवन, दक्षिणी अफ्रीका
1895 में 1895 में अन्य भारतीयों के साथ महात्मा गांधी ने नस्ल भेदभाव का विरोध करने के लिए तो नटाल कांग्रेस का गठन किया गया। क्या आप चित्र में गांधी जी की पहचान कर सकते हैं? पिछली कतार के ठीक बीच में कोट और टाई पहने दिखाई दे रहे हैं। ये जो आपको, अब आप यहाँ पर गांधी जी को पहचानो, कौन से हैं गांधी जी? जो ये आपको दिखाई दे रहे हैं टाई पहने और टोपी पहने हुए, ये हैं हमारे गांधी जी। जो गांधी जी थे उन्होंने शुरुआत की थी वो चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के स्थानीय आंदोलन के रूप में क्या है सामने आए थे। वो सबसे पहले सामने आए। इन आंदोलनों के माध्यम से उनका राजेंद्र प्रसाद वल्लभ भाई पटेल से परिचय हुआ। 1918 में अहमदाबाद में उन्होंने मिल मजदूरों की हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। तो इसको अंडरलाइन कर लेना कि 1918 में अहमदाबाद में उन्होंने मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किया था। आइए अब 1919 से 1922 के बीच के आंदोलनों को कुछ गहराई से देखते हैं। तो अगला जो पॉइंट है, हमारा जो टॉपिक है वो है रोल एक्ट सत्याग्रह। तो ये सत्याग्रह क्या था, रोल एक्ट क्या था, वो हम इसमें देखेंगे। 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हाल ही में पारित किए गए रोल एक्ट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था। तो ये रोल एक्ट कानून क्या था? मतलब इस कानून के तहत ये था कि जो गवर्नमेंट थी वो बिना कुछ किसी भी उसके मतलब कोई मुकदमा चलाए किसी को भी अरेस्ट कर सकती थी, जेल में डाल सकती थी। ये इस तरीके का कानून था। यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों का अंकुश लगाने और पुलिस को और ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। जो गांधी जी थे, मोहम्मद अली जिन्ना तथा अन्य नेताओं का मानना था कि सरकार के पास लोगों की बुनियादी स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने इस कानून को शैतान की करतूत और निरंकुशवादी बताया। तो ये लाइन भी इम्पोर्टेंट है, शैतान की करतूत। तो कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि गांधी जी ने किस कानून को जो है शैतान की करतूत कहा था, तो रोल एक्ट जो कानून था उसको। गांधी जी ने आह्वान किया था कि इस कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसा विरोधी दिवस के रूप में, अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाया जाए और हड़तालें की जाए। तो इसको भी अंडरलाइन कर लेना कि 6 अप्रैल 1919 को किसके रूप में मनाया था? अहिंसा विरोधी दिवस के रूप में, अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाया गया। आंदोलन शुरू करने के लिए सत्याग्रही सभाओं का गठन किया गया। यहाँ आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है, ये यहाँ पर ये परिसर जहाँ जनरल डायर ने लोगों की सभा पर गोलियां चलाई थी, उसके बाद के जो चित्र हैं उसमें लोग दीवार पर बने गोलियों के निशान की तरफ इशारा कर रहे हैं या आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर इस तरीके से ये गोलियों के निशान बने हुए हैं। ये वो जगह है जलियांवाला बाग हत्याकांड वाली जगह, अमृतसर वाली। तो यहाँ लोग क्या दिखा रहे हैं? ये गोलियों के निशान दिखा रहे हैं। ये सारे ये लोग जो खड़े हुए हैं इशारा कर रहे हैं, वो किसकी तरफ कर रहे हैं? गोलियों के निशान की तरफ। तो ये वो परिसर है, वह परिसर जहां जनरल डायर ने लोगों की सभा पर गोलियां चलाई थीं। बाद के इस चित्र में लोग दीवार पर बने गोलियों के निशानों की तरफ इशारा कर रहे हैं। रोल एक्ट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। हालांकि यह मोटे तौर पर शहरों तक ही सीमित था। अप्रैल 1919 में पूरे देश में जगह जगह जुलूस निकाले गए और हड़तालों का आयोजन किया गया। सरकार ने इन आंदोलनों को कुचलने के लिए दमनकारी रास्ता अपनाया। बैसाखी के दिन अमृतसर में जनरल डायर, ये 13 अप्रैल, इसको भी देख लेना, जनरल डायर द्वारा जलियांवाला बाग में किया गया हत्याकांड इसी दमन का क्या था? हिस्सा था। इस जनसंहार पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। तो इसको भी अंडरलाइन कर लेना, कई बार पूछ लिया जाता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस घटना के बाद नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। रोल एक्ट सत्याग्रह के दौरान लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ
हिंदू और मुसलमानों के बीच गहरी एकता बनाए रखने के लिए प्रयास किए। नाइटहुड की उपाधि क्या होती है? ये ब्रिटिश राजा या रानी की तरफ से किसी व्यक्ति की अप्रतिम जो व्यक्तित्व होता है, सफलता या जनसेवा के लिए दी जाने वाली उपाधि होती है। तो ये ब्रिटिश राजा रानी द्वारा दी गई थी, इसलिए इसको लौटा दिया गया था। महात्मा गांधी भी यह चाहते थे कि उनकी राय में भारत यहाँ रहने वाले सभी लोगों यानी सभी हिंदुओं, मुसलमानों तथा अन्य धर्मों के लोगों का देश है। उनकी गहरी आकांक्षा थी कि हिंदू और मुसलमान किसी अन्य न्यायपूर्ण उद्देश्य के लिए एक दूसरे का क्या करें? समर्थन करें। पीड़ा का चिरंतन सिद्धांत। अहिंसा से गांधी जी का क्या आशय था? अहिंसा किस संघर्ष का आधार कैसे बन सकती है? इस बारे में गांधी जी का क्या कहना था? तो एक बार देख लेते हैं। प्रतिफल की मामूली सी इच्छा किए बिना लगातार अच्छे काम करते जाने से अहिंसा का जन्म होता है। यह अहिंसा का सबसे अमूल सबक है। दक्षिणी अफ्रीका में मैंने अन्याय और अत्याचार को रोकने के उद्देश्य से पीड़ा के अनंत सिद्धांत को सीख लिया था। इसका सकारात्मक आशय अहिंसा से है। इसके लिए आपको किसी भी व्यक्ति के हाथों खुशी खुशी पीड़ा सहने के लिए तैयार रहना चाहिए और आप किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखेंगे, यहाँ तक कि आपके साथ बुरा करने वालों के साथ भी नहीं। तो ये गांधी जी के विचार थे अहिंसा को लेकर के। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। खिलाफत का मुद्दा उसी तरह का ज्वलंत मुद्दा था। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा का बहुत सख्त संधि थोप दी थी। ये जो खलीफा पद था ये मोहम्मडन्स का बहुत ही सम्मान का पद माना जाता था। तो इसका क्या है, इन्होंने अपमान किया था, संधि थोप दी गई थी इन पे ज़बरदस्ती। जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरह इस घटना पर भी भारत के लोगों ने भारी गुस्सा था। भारतीय मुसलमान भी चाहते थे कि पुराने ओटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बना रहना चाहिए। खलीफा आंदोलन के नेता मोहम्मद अली और शौकत अली एक सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे। ये दोनों ही भाई थे। तो आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो अली बंधु बोला जाता है इनको, मोहम्मद अली और शौकत अली। गांधी जी ने उनके आन का समर्थन किया और गांधी जी ने आग्रह किया कि वह पंजाब में हुए अत्याचारों, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत के मामले में हुए अत्याचारों के विरुद्ध मिलकर अभियान चलाएंगे और स्वराज की मांग करेंगे। 1921 और 22 के दौरान असहयोग आंदोलन और गति मिली। इसको अंडरलाइन कर लेना कि असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था। 1921 से 1922 तक चला था यह असहयोग आंदोलन। रूपरेखा 1920 में बन गई थी इसकी। हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। मोतीलाल नेहरू, CR दास, C राजगोपालाचारी और आसफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दी। अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों को वापस लौटा दिया गया और विधानमंडलों का बहिष्कार किया गया। जगह जगह लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई। 1920 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों के आयात में भारी गिरावट आ गई, परंतु यह तो आने वाले तूफानों की सिर्फ एक झलक थी। देश के ज़्यादातर हिस्से एक भारी विरोध के मुहाने पर खड़े थे। लोगों की पहलकदमी। कई जगह पर लोगों ने ब्रिटिश शासन का अहिंसक विरोध किया, लेकिन कई स्थानों पर विभिन्न वर्गों और समूह ने गांधी जी के अपने हिस्से से अर्थ निकाले। मतलब जो गांधी जी ने आह्वान किया था उसका लोगों ने अपने हिसाब से ही मतलब निकाल लिया। इस तरह के रास्ते अपनाए जो गांधी जी के विचारों से मेल नहीं खाते थे। सभी जगह लोगों ने अपने आंदोलन को स्थानीय मुद्दों के साथ जोड़कर आगे बढ़ाया।
आइए ऐसे कुछ उदाहरणों पर विचार करें कि लोगों ने क्या था, गांधी जी के जो आंदोलन का मतलब अपने हिसाब से निकाल लिया था। खेड़ा गुजरात में पट्टीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोप दिए गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसा अभियान चलाया। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब की दुकानों की घेरबंदी की गई। आंध्र प्रदेश के गंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए और इन सत्याग्रहों में कई बार वे चराई शुल्क अदा किए बिना अपने जानवरों को जंगल में छोड़ देते थे। उनका विरोध इसलिए था क्योंकि औपनिवेशिक सरकार ने वन संसाधनों पर उनके अधिकारों को बहुत सीमित कर दिया था। घेरबंदी क्या होती है कि लोगों को किसी इमारत या दुकान में जाने से रोकने के लिए जो विरोध प्रदर्शन किया जाता है उसको घेरबंदी कहा जाता है। उन्हें यकीन था कि गांधी जी उन पर लगे कर कम करा देंगे और वन कानूनों को खत्म करा देंगे। बहुत सारे वन गांव में किसानों ने स्वराज का ऐलान कर दिया क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि गांधी राज्य जल्दी ही स्थापित होने वाला है। सिंध, जिसे मौजूदा पाकिस्तान है, में मुस्लिम व्यापारी और किसान खिलाफत के आह्वान पर बहुत उत्साहित थे। बंगाल में खिलाफत असहयोग के गठबंधन ने जबरदस्त सांप्रदायिक एकता को जन्म दिया और राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई ताकत दी। यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको देख लेते हैं, एक बार मीनिंग देख लेते हैं। महंत कौन होता है? सिख गुरुओं के धार्मिक जो कर्ता धर्ता होते हैं उनको क्या कहा जाता है? महंत कहा जाता है। और जो गैर कानूनी बेदखली होती है उस पर पट्टाईदार होते हैं उनको पट्टों से जबरन और गैर कानूनी ढंग से निकाल देना ही गैर कानूनी बेदखली होती है। पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन ने अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारे में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाए। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन से काफ़ी घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। असम में गांधी महाराज की जय के नारे लगाते हुए चाय बागानों ने मजदूरों ने अपनी तनख्वाह में इजाफे की मांग शुरू कर दी। उन्होंने अंग्रेजी स्वामित्व वाले बागानों की नौकरी छोड़ दी और उनका कहना था कि गांधी जी भी यही चाहते हैं। इस दौर के बहुत सारे असमियाई वैष्णव गीतों में कृष्ण की जगह गांधी राज का यशगान किया जाने लगा था। जनता के महात्मा, अगला जो टॉपिक है हमारा, इन उदाहरणों के आधार पर हम देख सकते हैं कि कई जगह के लोग गांधी जी को एक तरह का मसीहा, एक ऐसा व्यक्ति मानने लगे थे जो उन्हें मुसीबतों और गरीबी से छुटकारा दिला सकता है। गांधी जी वर्गीय टकरावों की बजाय वर्गीय एकता के समर्थक थे, परंतु किसानों को लगता था कि गांधी जी जमींदारों के खिलाफ उनके संघर्ष में मदद देंगे। खेतिहर मजदूरों को यकीन था कि गांधी जी उन्हें जमीन दिला देंगे। कई बार आम लोगों ने खुद अपनी उपलब्धियों के लिए गांधी जी को श्रेय दिया। उदाहरण के लिए एक शक्तिशाली आंदोलन के बारे में संयुक्त प्रांत जिसे हम क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश स्थित प्रतापगढ़ के किसानों ने पट्टेदारों को गैर कानूनी बेदखली को रुकवाने में सफलता पा ली थी, परंतु उन्हें लगता था कि यह सफलता उन्हें गांधी जी की वजह से मिली है। कई बार गांधी जी का नाम लेकर आदिवासी और किसानों ने ऐसी कार्रवाइयाँ की थी जो गांधी जी के आदर्शों के अनुरूप नहीं थी। यहाँ पर ये आपको एक पिक्चर दिखाई गई है, ये जो थे जनता से उपजी छवियों में से ही थी। महात्मा गांधी को अक्सर एक दैव्य शक्ति के रूप में दिखाया जाता था। ये महात्मा गांधी की जनता से उपजी एक छवि है
जनता से उपजी छवि में महात्मा गांधी को अक्सर एक दैवीय शक्ति के रूप में दिखाया जाता रहा था। इस तस्वीर में वह कृष्ण के सारथी बने हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में अन्य राष्ट्रवादी नेताओं का क्या कर रहे हैं, मार्गदर्शन। यहाँ देखो, यहाँ गांधी जी को बना दिया सारथी कि भाई ये लगाम इन्हीं के हाथ में है और लड़ने के लिए यहाँ सुभाष चंद्र बोस और वो आपको दिखा रखे हैं, ये सारे बाकी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और ये यहाँ आपके वो सारा कुछ दिखा रखा है, बाल गंगाधर तिलक और ये सबको। वही थे जिन्होंने प्रतापगढ़ में बेदखली रुकवाई थी। इलाहाबाद जिले में किसान आंदोलन पर सीआईडी द्वारा तैयार की गई जनवरी 1921 की रिपोर्ट का एक अंश दिखाया गया है यहाँ पर। एक मिनट, दूर दराज के गांव में भी गांधी जी के नाम का एक सिक्का जो गांधी जी के नाम का जो सिक्का था, जितना चलने लगा है उसे देखकर अचंभा होता है। किसी को भी पता नहीं था कि वह कौन है, क्या है, फिर भी सबने मान लिया कि वो जो कहते हैं वो सही है, उनका जो भी आदेश है वह पूरा होना चाहिए। वह एक महात्मा या साधु, एक पंडित, इलाहाबाद के एक ब्राह्मण, यहाँ तक कि एक देवता हैं। उनके नाम की जो असली ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रतापगढ़ के लोग मानते थे कि उन्होंने ही बेदखली रुकवाई है। आमतौर पर गांधी जी के लोग सरकार का विरोध नहीं मानते बल्कि केवल जमींदारों का विरोधी मानते हैं और हम गांधी जी और सरकार के पक्ष में हैं। तो आप इस बात से ही आइडिया लगा सकते हैं कि गांधी जी कितने लोकप्रिय हो गए थे। 1922 और 1929 की घटनाएं। महात्मा गांधी हिंसक आंदोलन के विरोधी थे। इसी कारण फरवरी 1922 में जब किसानों की एक भीड़ ने चोरी चोरा पुलिस थाने पर हमला किया और उसे जला दिया तो गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। उस दिन 22 पुलिस वाले मारे गए। किसान इसलिए बेकाबू हो गए थे क्योंकि पुलिस वालों ने उनके शांतिपूर्ण जुलूस पर गोलियां चला दी थी। तो आप इसको अंडरलाइन कर लेना कि चोरी चोरा कांड घटना कब हुई थी, फरवरी 1922 में। यहाँ आपको ये पिक्चर दिख रही है, ये कौन है, ये हैं आपके चित्तरंजन दास हैं, ठीक है। एक मिनट, असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद गांधी जी के अनुयायी ग्रामीण इलाकों में रचनात्मक कार्य शुरू करने पर जोर देने लगे। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे अन्य नेताओं की दलील थी कि पार्टी को परिषद चुनावों में हिस्सा लेना चाहिए। तो ये आप इसको भी अंडरलाइन कर लेना। कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो परिषद चुनावों में हिस्सा लेने के कौन पक्षधर थे, तो चित्तरंजन दास और जो आपके मोतीलाल नेहरू। और परिषदों के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहिए। 20 के दशक के मध्य में गांव में किए गए व्यापक सामाजिक कार्यों की बदौलत गांधीवादियों को अपना जनाधार फैलाने में काफ़ी मदद मिली। 1930 में शुरू किए गए सबनी अभिज्ञा आंदोलन के लिए यह जनाधार काफ़ी उपयोगी साबित हुआ। स्वतंत्रता आंदोलन में जो चित्तरंजन दास थे एक मुख्य नेता थे। वह पूर्वी बंगाल में वकील थे और असहयोग आंदोलन में काफ़ी सक्रिय रहे थे चित्तरंजन दास। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदुओं के संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसे हम आरएसएस कहते हैं, की स्थापना 20 के दशक के मध्य
की दो महत्वपूर्ण घटनाएं थीं। भारत के भविष्य को लेकर इन पार्टियों की सोच में गहरा फर्क रहा है। आपने अध्यापक हैं उसकी सहायता से उनके विचारों के बारे में आप पता लगाएं। उसी दौरान क्रांतिकारी जो राष्ट्रवादी भगत सिंह भी सक्रिय थे। इस दशक के आखिर में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया और जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पारित किए गए इस प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। यहाँ आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, ये पिक्चर है साइमन कमीशन के विरोध की है। ये आंदोलनकारी आपको दिखाई दे रहे हैं, साइमन बैक, यहाँ आपको लिखा हुआ भी दिख रहा है साइमन गो बैक। ये जो साइमन कमीशन आया था इसको विरोध इसलिए किया गया था क्योंकि इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। तो जिस मतलब कमीशन में या जिस ग्रुप में जब इंडियन ही नहीं है तो इंडियंस के रूल कहाँ से बनाएगा। अच्छा, 1927 में इंग्लैंड में बैठी ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड साइमन की अगुवाई में एक आयोग भारत भेजा। इस आयोग को भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करना था। इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। इस फैसले की वजह से भारत में भारी असंतोष पैदा हुआ। सभी राजनीतिक संगठनों ने भी आयोग के बहिष्कार का फैसला लिया। जब कमीशन के सदस्य भारत पहुंचे तो प्रदर्शनों के साथ उसका स्वागत किया गया। प्रदर्शनकारियों का नारा था साइमन वापस जाओ। ये आपको यहाँ पिक्चर दिखाई दे रही है, ये भगत सिंह की है। यहाँ इनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है वो देख लेते हैं। बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है। इंकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव और उनके जैसे अन्य क्रांतिकारी राष्ट्रवादी औपनिवेशिक शासन तथा अमीर शोषक वर्ग से लड़ने के लिए मजदूरों और किसानों की क्रांति चाहते थे। इस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने 1928 में दिल्ली स्थित फिरोजशाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना की। तो ये इम्पोर्टेंट बन जाता है कि जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी 1928 में, कहाँ, दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाले सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या कर दी थी और इस लाठीचार्ज के कारण बाद में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। तो जो सैंडर्स की हत्या किन्होंने की थी, भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु ने। कब? 7 दिसंबर 1928 को। उनके साथी राष्ट्रवादी बीके दत्त के साथ, बीके दत्त ये बटुकेश्वर दत्त है, के साथ भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं बल्कि बहरों को सुनाना है तथा विदेशी सरकार को उनके द्वारा किए जा रहे भयानक शोषण से अवगत कराना है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। उस समय भगत सिंह की आयु सिर्फ 23 साल की थी। तो इसको भी अंडरलाइन कर लेना कि इन तीनों को कब फांसी पे चढ़ाया गया था। तो 23 मार्च 1931 को। किसको? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को। दांडी मार्च अगला टॉपिक। पूर्ण स्वराज अपने आप आने वाला नहीं था। इसके लिए लोगों को लड़ाई में उतरना था। 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि वह नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे।
उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एकाधिकार होता था। महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों का कहना था कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है, क्योंकि यह हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा होता है। नमक सत्याग्रह ने स्वतंत्रता की एक व्यापक चाह को लोगों को एक खास शिकायत सभी से जोड़ दिया था और इस तरह अमीर और गरीब के बीच के भेदभाव को भी मतभेद पैदा नहीं होने दिया था। यहाँ आपको गांधी जी दिखाई दे रहे हैं, ये पिक्चर दिखाई दे रही है इसमें। यहाँ पर गांधी जी और इनके ये साथी दिखाई दे रहे हैं आपको। गांधी जी और उनके अनुयायी साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तट पर पैदल चलकर गए और वहां उन्होंने तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया। यहाँ देखो ये बिखरा हुआ नमक क्या कर रहे हैं, उठा रहे हैं गांधी जी। उन्होंने पानी उबालकर भी नमक बनाया। अब यहाँ बीच में देख लेते हैं, एक मिनट। स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाएं, कर्नाटक की अंबाबाई, कि ऐसा नहीं थे स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाएं नहीं थी, महिलाएं भी थी, जैसे कर्नाटक की अंबाबाई है, उनके बारे में दे रखी है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन। राष्ट्रीय आंदोलन में अलग अलग पृष्ठभूमि वाली बहुत सारी महिलाओं ने हिस्सा लिया और युवा और वृद्ध, अकेली और विवाहित, ग्रामीण और शहरी, रूढ़िवादी और उदारवादी, सभी तरह के माहौल से आने वाली महिलाएं आंदोलन में शामिल हुई। स्वतंत्रता संघर्ष, महिला आंदोलन और स्वयं के लिए भी यह हिस्सेदारी बहुत महत्वपूर्ण थी। अंग्रेज अफसरों और भारतीय राष्ट्रवादियों दोनों को लगता था कि महिलाओं की सहभागिता ने राष्ट्रीय संघर्ष को जबरदस्त ताकत दी है। स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सेदारी के कारण महिलाएं घरों से बाहर आने लगी थी। इसने उन्हें विभिन्न व्यवसायों और शासनों में जगह दिलाई और पुरुषों के साथ समानता का मार्ग प्रशस्त किया। महिलाओं के लिए सहभागिता का क्या अर्थ था, इसकी सबसे अच्छी अभिव्यक्ति खुद उन्हीं के शब्दों में देखी जा सकती है। कर्नाटक की अंबाबाई का विवाह 12 साल की उम्र में कर दिया गया। 16 साल की उम्र में वह विधवा हो गई। उन्होंने उडुपी में विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों की घेरबंदी की थी। उन्हें गिरफ्तार किया गया और सजा दी गई। रिहा होने पर उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। जब भी वह जेल से बाहर होती, सभाओं में भाषण देती, बुनाई कताई सिखाती और प्रभात फेरियों का आयोजन करती। अंबाबाई इन्हें अपने जीवन के सबसे सुखद क्षण मानती हैं, क्योंकि ऐसे क्षणों में उन्हें एक नया मकसद और प्रतिबद्धता दिखाई देती थी। आंदोलन में हिस्सेदारी के अपने अधिकार को मनवाने के लिए महिलाओं को काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती थी। उदाहरण के लिए नमक सत्याग्रह के दौरान शुरुआत में खुद महात्मा गांधी भी महिलाओं की हिस्सेदारी के समर्थन में नहीं थे। आखिरकार सरोजिनी नायडू ने उन्हें इस बात के लिए तैयार कर लिया कि महिलाओं को भी आंदोलन में शामिल होने दें, कि गांधी जी भी नहीं चाहते थे कि पहले वो महिलाएं आंदोलन में हिस्सा लें, लेकिन सरोजिनी नायडू जो थी उन्होंने उनको मनवा लिया। ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये सरोजिनी नायडू हैं और ये गांधी जी हैं। ये अब की है जब नमक कानून तोड़ के आंदोलन शुरू किया था, तब की है ये पिक्चर। इस आंदोलन में किसानों, आदिवासियों और महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। नमक के मुद्दे पर एक व्यावसायिक संघ ने पर्चा प्रकाशित किया। सरकार ने शांतिपूर्ण सत्याग्रहों को निर्मम दमन के जरिए आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। हजारों आंदोलनकारियों को जेल में डाल दिया गया। भारतीय जनता के साझा संघर्ष के चलते आखिरकार 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया और सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधायिकाओं के लिए चुनाव कराए जाएंगे। इन चुनावों के परिणाम आने पर 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस सरकार बनी। तो ये
इम्पॉर्टेंट है ये पैराग्राफ, इसको अंडरलाइन कर लेना कि जो 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जो उसके तहत प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया था, और क्या है यहाँ पर प्रांतीय विधायिका में चुनाव करवाए गए थे, जिनमें 11 सीटों में से 7 सीटें किसको आई थी? कांग्रेस को मिली थी। प्रांतीय स्तर पर 2 साल के कांग्रेस शासन के बाद सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। हिटलर के प्रति आलोचनात्मक रवैये के कारण कांग्रेस के नेता ब्रिटेन के युद्ध के प्रयासों में मदद देने को तैयार थे। इसके बदले में चाहते थे कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए, कि भाई कह दिया इंडिया वालों ने कि हम युद्ध में तभी हिस्सा लेंगे तब हमें आप आज़ादी दे दोगे। अंग्रेजों ने यह बात नहीं मानी और कांग्रेस सरकार ने विरोध में इस्तीफा दे दिया। यहाँ आप देख रहे हो ये पिक्चर जो है, यहाँ पर गांधी जी के साथ सरोजिनी नायडू दिखाई दे रही हैं आपको। एक मिनट, ये 1920 के दशक की शुरुआत से ही राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रही थी सरोजिनी नायडू। दांडी यात्रा के मुख्य नेताओं में से एक थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पद पर पहुंचने वाली ये पहली महिला थी। ठीक है। वीर लखन नायक को फांसी दे दी गई। 30 के दशक में नवरंगपुर कांग्रेस उड़ीसा के अध्यक्ष बाजी मोहम्मद लिखते हैं, 25 अगस्त 1942 को 19 लोग नवरंग स्थित पपरंदी में हुए पुलिस फायरिंग में मौके पर ही मारे गए। बहुत सारे लोग बाद में घावों के कारण मर गए। 300 से ज़्यादा घायल हुए। 1000 से ज़्यादा को कोरापुट जिले की जेल में डाल दिया गया और कईयों को गोली मार दी गई और फांसी पर लटका दिया गया। वीर लखन नायक अंग्रेजों की अवहेलना करने वाले एक विख्यात जनजातीय जो नेता थे को फांसी पर लटका दिया गया। बाजी हमें बताते हैं कि लखन नायक अपनी फांसी के बारे में चिंतित नहीं थे, बल्कि उन्हें केवल इस बात का दुख था कि वे स्वतंत्रता का प्रभात नहीं देख पाएंगे। बाजी मोहम्मद ने राष्ट्रीय संघर्ष में शामिल होने के लिए 20,000 लोगों को लामबंद किया था और उन्हें कई बार सत्याग्रह किया। उन्होंने पूरे दूसरे विश्व युद्ध के खिलाफ हुए विरोध और भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया और कई बार लंबे समय तक जेल में रहे। यहाँ आपको एक नया शब्द दे रखा है, प्रांतीय स्वायत्तता। संघर्ष के भीतर रहते प्रांतों को तुलनात्मक रूप से स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता देना क्या कहलाती है? प्रांतीय स्वायत्तता। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 प्रदर्शनकारियों द्वारा, ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है इसमें भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के टाइम की है। प्रदर्शनकारी हर जगह पुलिस से लोहा ले रहे थे। हजारों लोग गिरफ्तार हुए, हजारों से ज़्यादा लोग मारे गए और असंख्य लोग घायल हुए थे। ये यहाँ पर आप देख रहे हो, लोग घायल भी हुए थे। ये यहाँ पर आपको जो पिक्चर दिखाई दे रही है सुभाष चंद्र बोस की है, बोस INA। भारत छोड़ो और उसके बाद महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का एक नया चरण शुरू किया। उन्होंने अंग्रेजों को चेतावनी दी कि वे फौरन भारत छोड़ दें। गांधी जी ने भारतीय जनता से आह्वान किया था कि वे करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करें। गांधी जी और अन्य नेताओं को फौरन जेल में डाल दिया गया है। इसके बावजूद यह आंदोलन फैलता गया। किसान और युवा इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हुए। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर इस आंदोलन में कूद पड़े। देश भर में संचार तथा स्वायत्तता के प्रतीकों पर हमले हुए। बहुत सारे इलाकों में लोगों ने अपनी सरकार का गठन भी किया। यहाँ सुभाष चंद्र बोस के बारे में देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन। सुभाष चंद्र बोस समाजवादी विचार रखने वाले, अमूल परिवर्तनवादी, राष्ट्रवादी। सुभाष चंद्र बोस अहिंसा
के गांधीवादी आदर्शों में विश्वास नहीं रखते थे, हालांकि राष्ट्रपिता के रूप में गांधी जी का सम्मान भी करते थे। जनवरी 1941 में उन्होंने बिना किसी को बताए कलकत्ता छोड़ दिया और जर्मनी के रास्ते होते हुए सिंगापुर पहुंच गए। भारत को अंग्रेजों के नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए उन्होंने आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी (INA) का गठन किया। 1944 में आज़ाद हिंद फौज ने इम्फाल और कोहिमा की ओर से भारत में प्रवेश करने का प्रयास किया, परंतु यह अभियान सफल नहीं हो पाया। INA के सदस्यों को कैद कर लिया गया और उन पर मुकदमे चलाए गए। देश भर में तमाम तरह के लोगों ने आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों पर चलाए गए मुकदमों के खिलाफ चले संघर्ष में हिस्सा लिया। सबसे पहले अंग्रेजों ने बर्बर दमन का रास्ता अपनाया। 1943 के अंत तक 90,000 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार कर लिए गए और लगभग 1,000 लोग पुलिस की गोलियों से मारे गए। बहुत सारे इलाकों में हवाई जहाज़ों से भी भीड़ भाड़ पर गोली बरसाने के आदेश दिए गए, परंतु आखिरकार इस विद्रोह ने ब्रिटिश राज्य को घुटने टेकने के लिए क्या कर दिया, मजबूर कर दिया। स्वतंत्रता और विभाजन की ओर 1940 में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए यह प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुसलमानों के लिए स्वायत्तता व्यवस्था की मांग की थी। 1930 के दशक के आखिरी सालों में लीग मुसलमानों और हिंदुओं को अलग अलग राष्ट्र मानने लगी थी। इस विचार तक पहुंचने में 20 और 30 के दशक में हिंदू और मुसलमानों के बीच कुछ संगठनों के बीच हुए तनावों का हाथ रहा होगा, कि मतलब इनके बीच क्या कोई वजह रही होगी, तो उसमें वो तनाव रहे होंगे। तो यहाँ अब आपको पिक्चर देखते जाएंगे और कुछ इन्फॉर्मेशन होगी उसको भी हम देखते जाएंगे। इस पिक्चर में आप देख रहे हो, ये हैं मौलाना आज़ाद और कांग्रेस के कार्यकारी समिति के अन्य सदस्य यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये सेवाग्राम 1942। मौलाना आज़ाद का जन्म मक्का में हुआ था। उनके पिता बंगाली और मां अरब मूल की थी। बहुत सारी भाषाओं को जानकार आज़ाद इस्लाम के विद्वान और वहादते दीने यानी सभी धर्मों के बुनियादी एकता के हिमायती थे। गांधीवादी आंदोलन में हमेशा सक्रिय रहने वाले और हिंदू मुस्लिम एकता के पक्के हिमायती थे। उन्होंने जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ये मौलाना आज़ाद है। यहाँ जो पिक्चर दिखाई दे रही है, ये आपकी गांधी और जिन्ना वार्ता से पहले गांधी के साथ बात करते हुए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हैं 1944 में। वयोवृद्ध राष्ट्रवादी और दक्षिण में नमक सत्याग्रह के नेता C राजगोपालाचारी 1946 में बनी अंतरिम सरकार के सदस्य थे और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल रहे। उन्हें लोग राजा जी के नाम से जानते हैं, तो इसको अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि ये स्वतंत्र भारत के पहले वॉयसराय रहे। वॉयसराय होंगे, गवर्नर जनरल तो नहीं थे होंगे उस टाइम। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1945 से 47 के दौरान आज़ादी के लिए चली वार्ता में एक अहम भूमिका अदा की थी। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, ये गांधी जी के साथ मोहम्मद अली जिन्ना दिखाई दे रहे हैं। 1944 की पिक्चर है ये। पटेल नादियाल गुजरात के एक गरीब किसान व्यवसायी परिवार के थे। 1918 के बाद स्वतंत्रता आंदोलन की अगली कतार में रहने वाले पटेल 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे।
1920 तक हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थन में सक्रिय रहे। जिन्ना ने लखनऊ समझौते करवाने में एक अहम भूमिका अदा की। 1934 के बाद उन्होंने मुस्लिम लीग को पुनर्जीवित किया और अंत में वे पाकिस्तान की स्थापना के सबसे मुख्य प्रवक्ताओं की कतार में जा पहुंचे। यहाँ आपको दिखाई दे रही है ये पिक्चर, इसमें गांधी जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू दिखाई दे रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन से पहले महात्मा गांधी से बात कर रहे हैं। जुलाई 1946 में गांधी जी के शिष्य, कांग्रेस, समाजवादी और अंतर्राष्ट्रीयवादी विचार रखने वाले नेहरू राष्ट्रीय आंदोलन में स्वतंत्र भारत की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था में मुख्य शिल्पियों में से थे। सामान्य निर्वाचन क्षेत्र का मतलब होता है कि ऐसे निर्वाचन क्षेत्र जहां किसी भी धर्म तथा अन्य संप्रदाय के लिए कोई आरक्षण नहीं हो, मतलब कोई भी इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। 1937 के प्रांतीय चुनाव संभवतः इससे भी ज़्यादा बड़ा कारण थे। इन चुनावों में मुस्लिम लीग को इस बात का यकीन दिला दिया था कि यहाँ मुसलमान अल्पसंख्यक हैं और किसी भी लोकतांत्रिक संरचना में उन्हें हमेशा गौण भूमिका निभानी पड़ेगी। लीग को यह भी भय था कि संभव है कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व ही ना मिल पाए। 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, जिससे फासला और बढ़ गया। यहाँ आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है, इसमें गांधी जी, खान अब्दुल गफ्फार खान दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे इसमें खान अब्दुल गफ्फार खान और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के प्रमुख पश्तून के नेताओं में से एक थे। चित्र में आपने सहयोगियों के साथ बिहार में एक शांति यात्रा में हिस्सा ले रहे मार्च 1947 में। गफ्फार खान को बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। वे खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक थे। यह उनके प्रांत के पठानों में लोकप्रिय शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन था। बादशाह खान भारत विभाजन के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने 1947 में इस फैसले पर मंजूरी देने के लिए कांग्रेस के अपने साथियों की भर्त्सना की थी, मतलब आलोचना की थी। 30 के दशक में मुस्लिम जनता को अपने साथ लामबंद करने में कांग्रेस की विफलता ने भी लीग को अपनी सामाजिक जनाधार फैलाने में मदद दी। 40 के दशक के शुरुआती सालों में जिस समय कांग्रेस को ज़्यादातर नेता जेल में थे, उस समय लीग ने अपना प्रभाव फैलाने के लिए तेजी से प्रसार किया। 1945 में विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अंग्रेज़ों ने भारतीय जनता के लिए कांग्रेस और लीग से बातचीत की शुरू कर दी थी। यह वार्ता असफल रही क्योंकि लीग का कहना था कि उसे भारतीय मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधित्व माना जाए। कांग्रेस इस दावे को मंजूर नहीं कर सकती थी क्योंकि बहुत सारे मुसलमान अभी भी उनके साथ थे। 1946 में दोबारा प्रांतीय चुनाव हुए। सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन तो अच्छा रहा, परंतु मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर लीग की बेजोड़ सफलता मिली। लीग पाकिस्तान की मांग पर चलती रही। मार्च 1946 में ब्रिटिश सरकार ने इस मांग का अध्ययन करने और स्वतंत्र भारत के लिए एक सही राजनीतिक बंदोबस्त सुझाने के लिए 3 सदस्यीय परिसंघ भारत भेजा और इस परिसंघ ने सुझाव दिया कि भारत अविभाजित रहे, उसे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों को कुछ स्वायत्तता देते हुए एक ढीले ढाले महासंघ के रूप में संगठित किया जाए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इस प्रस्ताव के कुछ खास प्रावधानों पर सहमत नहीं थे।
यह देश का विभाजन अवश्यंभावी था, मतलब जरूरी होना ही था। यहाँ इसको हम देख चुके हैं। यहाँ ये पिक्चर दिखाई दे रही है, ये हिंसाग्रस्त पंजाब से आए शरणार्थी आश्रय और भोजन की तलाश में दिल्ली में इकट्ठा हुए थे। ये उस टाइम की पिक्चर आपको दिखाई दे रही है। कैबिनेट मिशन की इस विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग मनवाने के लिए जन आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया और उसने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का आह्वान किया। इसी दिन कलकत्ता में दंगे भड़क उठे थे, जो कई दिनों तक चलते रहे। इन दंगों में हजारों लोग मारे गए। मार्च 1947 तक उत्तर भारत के विभिन्न भागों में हिंसा फैल गई थी। हिंसाग्रस्त पंजाब से आए शरणार्थी आश्रय और भोजन की तलाश में दिल्ली में इकट्ठा हो गए। कई लाख लोग मारे गए। असंख्य महिलाओं को विभाजन की इस हिंसा में अकथनीय अत्याचारों का सामना करना पड़ा। करोड़ों लोगों को अपने घर बार छोड़कर भागना पड़ा। अपने मूल स्थानों से बिछड़कर ये लोग रातों रात अजनबी जमीन पर शरणार्थी बनकर रह गए। विभाजन का नतीजा यह भी हुआ कि भारत की शक्ल सूरत बदल गई। इसके शहरों का माहौल बदल गया और एक नए देश पाकिस्तान का जन्म हुआ। इस तरह ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता का यह आनंद विभाजन की पीड़ा और हिंसा के साथ सामने आया। तो हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन आंसर रह जाते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।